मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी। हमारी पिछली क्लास में हमने भारतीय जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जनसंख्या किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को वहाँ की जनसंख्या कहा जाता है। ये हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ रखा है। जनसंख्या वितरण अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है? वितरण से अभिप्राय है कि भारत की जनसंख्या कहाँ पर किस प्रकार बसी हुई है। वितरण जनसंख्या का, अभी हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भारत की जनसंख्या की बात करें। जैसे हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें तो वहाँ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जनसंख्या किस प्रकार बसी हुई है, कि भाई संघन बसी हुई है, विरल बसी हुई है। ये बात हमने हमारी कल वाली क्लास में कर ली थी। अब देखो, जनसंख्या वितरण को जो कारक हैं कि भाई कहाँ पे तो बहुत संघन बसी हुई है और कहीं पे बहुत विरल जनसंख्या है, तो उसके कारण क्या है? वितरण की दृष्टि से मैदानी क्षेत्र अपना प्रथम स्थान रखते हैं। देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हमारा जो लेसन है भारत की जनसंख्या है तो जो सबसे ज़्यादा संघन जो जनसंख्या होगी वह कहाँ रहेगी? मैदानी क्षेत्रों में। दूसरे स्थान पे आएगा दक्षिण का पठार क्षेत्र, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो कहाँ है? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र कौन सा हो गया? जैसे गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, है ना, ये वाला क्षेत्र। उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है वो सारा, जहाँ ये नदियाँ बहती है, वो मैदानी क्षेत्र है। और जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वहाँ पे दूसरे नंबर पे जनसंख्या रहेगी। और जो तीसरे नंबर पे जनसंख्या रहेगी वो है समुद्री तट का क्षेत्र। यहाँ पे जनसंख्या का जो वितरण होगा वह कौन से नंबर पे होगा? तीसरे नंबर पे होगा। अब देखिए, ये आपने ना, जब हम प्रायोगिक की किताब पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो इसमें बिंदु विधि और ये सब इनका करेंगे, तो इसमें किस प्रकार, देखिए यहाँ पे जो ये मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में ये संघन जनसंख्या बसी हुई है। ये इस मैप में ये बताया, जनसंख्या को इन्होंने प्रदर्शित किया। जनसंख्या वितरण 2011 का मैप है ये। इसमें देखिए जो मैदानी क्षेत्र है इसमें पूरा संघन क्षेत्र है और ये पठारी क्षेत्र है इसमें दूसरे नंबर पे, और जो ये तट वाला क्षेत्र होता है इस पर कम जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या को प्रभावित, कोई भी जगह है वहाँ पे जनसंख्या बसी हुई है, ज़्यादा बसी हुई है, संघन बसी हुई है, विरल बसी हुई है, तो उसके कई कारक हैं। तो पहला कारक है हमारे पास जलवायु। देखिए, जलवायु जनसंख्या को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करेगी। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु उष्ण है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। कहीं बहुत ज़्यादा आर्द्रता है तो भी जनसंख्या कम निवास करेगी। बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी जनसंख्या, मतलब ऐसा आरामदायक अगर जलवायु है ना, तो सम जलवायु है तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास धरातल। धरातल का भी जनसंख्या प्रभावित करने वाला कारक है। धरातल में जैसे ऊबड़ खाबड़ धरातल है, पठारी क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे जनसंख्या कम संख्या में निवास करेगी। अब जैसे मैदानी क्षेत्र, अभी हमने खुद ही देखा था कि मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या निवास होती है, तो मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। तीसरा है हमारा जल प्राप्ति। देखिए, अगर किसी जगह पर जल है तो वहाँ जनसंख्या की मात्रा ज़्यादा होगी, और जल की कमी है तो वहाँ जनसंख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। आप देख लीजिए, हमारे इतिहास में हम देखते हैं तो जितनी भी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है? जहाँ नदी घाटियाँ थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, माया सभ्यता है ना, यूनान की सभ्यता है, सब कहाँ हुई है? नदी घाटियों में ही ये मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है। अब हमारा चौथा पॉइंट है खनिज संसाधन। अब देखिए, खनिज, जिस जगह पे खनिज रहेंगे तो वहाँ पे भी जनसंख्या का जो वितरण होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर खनिज रहेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र रहेंगे, तो इस प्रकार वहाँ पे का जो विकास, औद्योगिक क्षेत्र रहेंगे तो अपने आप उस क्षेत्र का क्या होगा? विकास होगा, तो वहाँ पे भी जनसंख्या उसको प्रभावित करेगी। हमारा पांचवा कारक है सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए, क्या होता है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक व धार्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। यानी इस प्रकार के लोगों की एक भावना होती है कि भाई देखो, हमारे धर्म के यहाँ लोग हैं, हमारे जाति के यहाँ लोग हैं,
शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है। तो ये सब कारण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेंगे। अब देखिए भाई, कहीं पे हम जाते हैं, अब कोई सिटी है, वहाँ पे शिक्षा अच्छी प्रकार से बच्चों को मिल रही है, तो हमें लगेगा कि भाई यहाँ पे शिक्षा का अच्छा स्तर है, यहाँ पे हर प्रकार की सुख सुविधा है, तो हमें यहाँ रह जाना चाहिए। अब कभी कहीं होता है कि भाई देखो, हमारे यहाँ जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हमें वहाँ रहने की इच्छा होती है, हमारे धर्म के लोग रहते हैं, तो इस प्रकार ये भावना भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अब हमारा छठा पॉइंट है राजनीतिक व आर्थिक कारक। देखिए, राजनीतिक और आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगे। राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि राजनीतिक कारक तथा औद्योगिक नगरीकरण आदि आर्थिक कारण भी जनसंख्या वितरण को क्षेत्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी हैं। अब देखिए, कहीं पर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है कि वहाँ पे उथल पुथल हो रहा है, चोरी डकैती जैसा माहौल है, कभी किसी सत्ता की वहाँ सत्ता आ जाएगी और वहाँ संतोषजनक सत्ता शासन व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे जनता रहना कम पसंद करेगी, है ना। और एक वहाँ पे एक ऐसा राजनीतिक वातावरण होगा कि बिल्कुल सुरक्षित है सब लोग, है ना, तो वहाँ पे जनता रहना ज़्यादा पसंद करेगी। एक होगा आर्थिक कारण, भाई अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है, नगरीकरण है, तो अब जैसे हम भी लोग होते ना कि गाँवों से शहर की ओर आ गए, तो वो क्या कारण था, औद्योगिक कारण था कि लोगों को रोजगार मिल रहा था, इस कारण वो आ रहे थे। तो इस प्रकार ये दोनों ये छहों कारण हैं जो कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, वितरण को। इन कारणों के कारण ही कहीं पे हमारा चाहे देश देख लीजिए, विदेश में, विश्व में देख लीजिए, इन्हीं कारणों के कारण कहीं पे जनसंख्या का वितरण संघन अवस्था में है और कहीं पर विरल अवस्था में है। अब बात आती है जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष पर किसी जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या तथा उस भूमि के बीच का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये परिभाषा मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, एक बार वापस रिपीट कर दिया। यानी एक क्षेत्र जिसका क्षेत्र का अनुपात, है ना, और एक वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या का अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात मिलता है उसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखो, गणित की जो सूत्र है, ऊपर हमें ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताइए। ऊपर हमें लिखना है उस प्रदेश की कुल जनसंख्या और नीचे हमें लिखना है उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। अब सन 2011 देखो, सन 2001, उसके बाद में 2011 में हमारी जनसंख्या जनगणना हुई थी। अब 2021 में जनगणना होगी। अब देखिए, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो सन 2001 में 325 प्रति वर्ग था, जनघनत्व कितना था, 325। और 2011 में कितना है, प्रति व्यक्ति जनघनत्व कितना है, 282, है ना। अब 2011 की जनगणना में बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी एक प्रति वर्ग किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, 1106। इस प्रकार की स्थिति है। और सबसे न्यूनतम जो जन घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, इसका है 17। यानी एक प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं, 17 लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे ज़्यादा घनत्व वाला बिहार और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद करने होंगे। अब केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह है दिल्ली है, जिसमें 11,297 लोग रहते हैं। और न्यूनतम जन घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान और निकोबार, वहाँ कितने हैं, 46 लोग ही हैं। इस प्रकार ये कुछ आंकड़े हैं जो कि मोस्ट है। अब इसका जो ये सूत्र है ये भी मोस्ट है। जन घनत्व कहते हैं किसे हैं, कल वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैंने बताया। कल वाला तो लिखा हुआ था और आज मैंने मुंह से बोल के बताया, तो आप इन पे ध्यान दीजिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे और ये बिहार और जो ये अरुणाचल प्रदेश, ये सब आपको याद करने हैं। अब है उच्च घनत्व के क्षेत्र। देखिए, इसमें कई बार छोटे लाइन का, छोटे 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है और बड़ा जो होता है 4 नंबर का क्वेश्चन वो भी आता है। उच्च घनत्व वाला क्षेत्र, यानी हमारे भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे जन घनत्व ज़्यादा है, यानी जहाँ पे जनसंख्या वितरण ज़्यादा है।
यानी 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रह रहा है, वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। देखिए कहीं पे हमें पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है भारत का बताया गया है, और कहीं बिहार में है, हालांकि ज़्यादा बिहार का ही नाम आ रहा है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 500 से भी अधिक क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ही। अभी मध्य घनत्व क्षेत्र है 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वो क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जनघनत्व कितना है, 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए एक तो आपको ये जो प्रत्येक राज्य हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना है, इनका घनत्व कितना है, 500 से अधिक, और 300 से 500 के बीच में कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो ये आपको याद करने हैं। प्लस मैप में मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, मैप में आपको ये सारे स्टेट्स हैं इनको नोट करना है कि पश्चिम बंगाल की लोकेशन किधर है, भाई भारत के उत्तर पूर्व की ओर पश्चिम बंगाल है, बिहार की तरह उत्तर प्रदेश है, तो ये आपको उसमें नोट करना है। अब निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, यहाँ पे जहाँ पे घनत्व कितना है, निम्न है, वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ का जो निम्न घनत्व वाला ये क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और कर्नाटक, ये निम्न घनत्व वाले प्रदेशों में इनको लिया जाता है। अब आप एक बार ये देखिए, मैंने जन घनत्व 2011 है उसका मैप है। देखो सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाला क्षेत्र ये वाला जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, और ये सारा इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर सारे मैप में हमें पता चल जाएगा कि 100 से कम जन घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, 100 से 400 वाला और 400 से 100 वाला। देखिए ये इसमें सब, इसको छाया विधि कहते हैं, छाया के द्वारा किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, है ना। जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा हमें कि छाया विधि कौन सी होती है, रंग विधि होती है, बिंदु विधि होती है, वो उसमें हमें पता चलेगा। तो इसमें छाया विधि के द्वारा जन घनत्व को बताया गया है। तो इसको एक बार आप अच्छे से देखिएगा और मैप में इनको भरने की कोशिश कीजिएगा। अब है जनसंख्या वृद्धि, यानी किसी काल में किसी क्षेत्र, देश में या राज्य में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसका जो आकलन है वो होता है जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए हमारे इस पाठ में आया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि किस समय में ज़्यादा थी, किस समय में कम थी, तो इसका इन्होंने बताया गया है। अब है कि भाई देखो आपने ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई हमारे यहाँ सबसे पहले 1881 से जो जनगणना थी वह विस्तृत सही रूप से 1881 से संपन्न हुई थी। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया था। सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ये सब बातें हम कल कर चुके हैं। हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। अब जनसंख्या वृद्धि, देखिए हमारे जो भारत का इतिहास लेते हैं उसमें जनगणना की हम बात करते हैं तो मंद वृद्धि वाला काल, यानी 1901 से 1921 तक जो काल था जनसंख्या वृद्धि का, वो कैसा था, मंद वृद्धि काल, यानी बिल्कुल कम जनसंख्या उस समय वृद्धि हुई थी। अब देखिए इसका जो कारण है वो ये है कि उसमें भीषण अकाल महामारी के कारण जनसंख्या में नकारात्मक प्रभाव पड़े। यानी जो ये 1901 से 1921 का जो काल था उस समय क्या हुआ, इतना तो अकाल पड़ा तो लोग भूख के मारे मर गए, और महामारी जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है ना, वैसे उस समय भी भयंकर चेचक, हैजा, इस प्रकार की पुराने ज़माने में इस प्रकार की महामारियाँ चलती थी। जब अब उनके क्या बन गए हैं, टीके बन गए हैं, अब उन पर हमने कंट्रोल कर लिया है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में हम कोरोना पर भी कंट्रोल कर लें। तो इस प्रकार से इन महामारियों के कारण हमारी जनसंख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो इस समय हमारी जो वृद्धि काल था वो क्या था, बिल्कुल कम था, बिल्कुल मंद था। तो ये कौन सा है, 1901 से 1921 का ये काल है। दूसरा हमारा है स्थिर वृद्धि का काल, ये है 1921 से 1951 तक। इस समय क्या हुआ था, जो हमारी जनसंख्या थी वो क्या रही, बिल्कुल स्थिर रही। इसका प्रमुख कारण था अकाल व महामारियों पर नियंत्रण होने से मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर पूर्ति ही रही। यानी क्या हुआ कि अकाल और महामारियों पे तो हमने नियंत्रण ले लिया था, तो उस समय वो क्या रही, जनसंख्या मरना कम हो गई,
है ना। तो जनसंख्या मरी नहीं, मतलब जो जनसंख्या उसमें मृत्यु दर क्या हो गई, कमी हुई, और जन्म दर पूर्ति रही। और जन्म दर जो जिस हिसाब से जन्म हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी, वो रही। तो ये जो था वो हमारा जो समय था वो कैसा था, स्थिर काल था। वो कौन सा था, 1921 से 1951 तक। अब तीव्र वृद्धि वाला काल, यानी 1951 से 1981 तक जो जनसंख्या की जो वृद्धि हुई वो तीव्र गति से वृद्धि हुई, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करी हमने। वो काल कौन सा है, 1951 से 1981 तक। इस काल में मृत्यु दर घट गई, विकास कार्य तेजी से हुआ। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, स्थिर काल इसलिए रह जाता था कि जन्म दर तो बढ़ती थी, परंतु क्या होता था, इतने अच्छे चिकित्सा के साधन नहीं थे, तो साथ में क्या हो जाती थी, मृत्यु भी हो जाती। छोटे बच्चों के बीमारियां हो जाती थी, अच्छी चिकित्सा पद्धति नहीं होने के कारण मृत्यु हो जाती थी। तो ये स्थिर रहता था, ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती थी। परंतु जैसे जैसे हमने विकास किया तो उससे क्या हुआ, चिकित्सा के कार्य में सुधार हुआ, तो लोगों का बीमारियों से मृत्यु कम होने लगी। स्वास्थ्य की सुविधा में क्या हुआ, सुधार होने लगा, विकास कार्य तेजी से बढ़ने लगा, तो लोगों को खाना पीना सब सुविधा, बेरोजगारी ज़्यादा रही नहीं, तो लोगों को सब मिलती रही। पहले लोग भूखमरी के कारण ही मर जाते थे क्योंकि उनके पास खाने पीने के कम साधन होते थे। तो जो 1951 का काल था, इसमें क्या हुआ कि जो हमारी जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ी। क्यों, क्योंकि इसमें मृत्यु दर घट गई। मृत्यु दर क्यों घट गई, क्योंकि हमने स्वास्थ्य जो सुविधा थी उनमें क्या कर लिया, सुधार कार्य कर लिया। विकास कार्य तेजी से औद्योगिकरण बढ़ा, खेती के नए नए जो आविष्कार हमने किए, जैसे हरित क्रांति, इस प्रकार हमने अगले चैप्टर है उनमें पढ़ेंगे ये सारा। तो उसमें इसका हर प्रकार की सुख सुविधाएं तो मिलती रही, तो जो हमारी जो जनसंख्या है वह तीव्र गति से बढ़ती गई। ये देखो आपको सब याद करना है, ये बहुत अच्छा लेसन है, इससे कई क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये सब आपको याद करना। मैंने बिल्कुल छोटे से छोटे रूप में इनका पूरा जो अंदर का निचोड़ निकाल के 4-4, 5-5 लाइनों में इनको निकाला है अपने हाथ से बना के, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनको, भाई ज़्यादा मैं लिख दूँगी तो आपको लगेगा कि बहन जी ने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, तो आप लिखेंगे नहीं या समझने की कम कोशिश करेंगे। तो कम से कम लिख के इसको आपको समझाने की कोशिश की है। बुक में बहुत ज़्यादा मैटर दे रखा है, परंतु मैंने इसका जो मूल भाव है वो इन्हीं लाइनों में व्यक्त हो रहा है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि स्थिर वृद्धि काल में क्या हुआ था, 1921 से 1951 तक था। तीव्र वृद्धि काल था वो 1951 से 1981 तक था। अब देखिए हमारा जो ये देखिए आप, ये ना मैप है, इस मैप में सारे जितने भी हमने वो पढ़े ना कि भाई बिहार उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है ना, तो ये सब आपको इसमें नोट डाउन करने हैं। अब देखिए, अब जैसे कि इस पार्ट में अब हमारा एक टॉपिक और बचता है कि जो ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या हैं। ये बिल्कुल हल्का सा टॉपिक है, तो ये मैं जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अगला लेसन शुरू करेंगे, तो उसके पहले 5-7 मिनट उसको हम समझ लेंगे, है ना। तो जो इसके मेन बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए। एक ग्राफ भी होता है जनसंख्या वृद्धि का, वो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको मैं उसको समझाऊंगी। एक देखिए इस पाठ में जो मेन बिंदु है, मैंने उसको इन 2 पेपर में इनको लिखा है, वो देखिए। भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। यानी ये वाली बात हमने कल कर चुके हैं। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु यह पूर्ण जनगणना नहीं थी। भारत में संपूर्ण जनगणना जो मतलब हम कह सकते हैं व्यवस्थित ढंग से हुई थी, वो कब हुई थी, 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ है। भारत में केवल 10 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक व गुजरात में भारत की कुल जनसंख्या का 76% भाग निवास करता है। यानी इन राज्यों में सबसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या निवास कर रही है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर जैसे नगरीय क्षेत्र अपने औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण व छोटे शहरों की जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करें। अब ये जो बड़े बड़े क्षेत्र जो शहर हैं
दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, यहाँ पे क्या हो रहा है, आसपास के कई लोग हैं तो यहाँ पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, बड़ी सिटी है, उसको देख के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इसके कारण वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या हो रही है। तो इन महानगरों में जनसंख्या का क्या हो रहा है, सहकेंद्रण बनता जा रहा है। भारत विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देशों में गिना जाता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी है। अभी मैंने आपको जो बताया था उसमें शायद 325 बताया है ना, और इसमें 324 का आंकड़ा आया। तभी मैंने कहा एक दो आंकड़े ऊपर नीचे मिलेंगे आपको। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यह दर 1.6% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और प्रवास के कारण हुई है। क्या हो रहा है, जन्म दर तो क्या है, उच्च होती जा रही है, और मृत्यु दर क्या होती जा रही है, निम्न होती जा रही है। तो इसके कारण जो जनसंख्या है उसमें क्या हुई है, वृद्धि होती जा रही है। सन 1901 से 1921 तक की अवधि को भारत की जनसंख्या को स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। अभी हमने बात करी थी कि 1901 से 1921 तक क्या क्या रही थी, हमारी जनसंख्या स्थिर रही थी। 1921 से 1951 तक क्या रही, जो वृद्धि दर थी वो कैसी रही, 1921 से स्थिर वृद्धि दर रही, और 1951 से 1981 तक कैसी वृद्धि थी, तीव्र वृद्धि वाली बात थी। ये अभी हमने सब पढ़ा है। 1951 से अब तक के दशक में जनसंख्या दर ऊंची बनी रही है, परंतु धीरे धीरे घटने की प्रवृत्ति में आई है। क्योंकि अभी 1981 तक तो क्या थी, जनसंख्या तीव्र वृद्धि थी, परंतु 1981 से अब तक क्या हुआ है, जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब जैसे परिवार नियोजन, इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। अब भारत में दक्षिण भारत के राज्य विशेषकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी और गोवा में जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। यहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, निम्न, मतलब जनसंख्या जो वृद्धि दर हो रही है वो सबसे निम्न हो रही है। देश के पश्चिमी, उत्तरी मध्य के राज्य विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च पाई जाती है। यानी यहाँ पे तो देखो जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, केरल, कर्नाटक, यहाँ पे तो वृद्धि दर क्या होती है, कम होती है। और जो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है, यहाँ पे वृद्धि दर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या आयु वर्ग यानी 10 से 19 वर्ग आयु की आकांक्षा का जनसंख्या का अंश 22% है। हमने देखो कल भी पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो हमारी भारत की जनसंख्या को युवा अवस्था में रखा गया है। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित युवा नीति युवाओं की चौमुखी विकास पर बल देती है। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में, जिनके नाम मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। देखिए ये जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला लेसन भी है भारत की जनसंख्या संरचना, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। भारत की जनसंख्या 58.2% भाग कृषक और कृषि मजदूरी के रूप में कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। यानी हमारे 100 अगर प्रतिशत जनसंख्या को माने तो उसमें से 58% क्या कर रही है, कृषि का कार्य कर रही है। जहाँ तक भारत में पुरुष और स्त्री जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का संबंध है, तीनों सेक्टरों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। यानी अगर हम भारत की जैसे व्यवसायिक की बात करें, है ना, तो इनमें सब में पुरुष ज़्यादा काम कर रहे हैं और महिलाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा कम है ना। पुरुषों की संख्या ज़्यादा और महिलाओं की संख्या कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.83 एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.17 है। ये जो कुछ टॉपिक है जो अगली क्लास हमारी जो लगेगी उसके टॉपिक थे ये, जो कि हम भारत की जनसंख्या संरचना पढ़ेंगे। इसमें थोड़े से आ गए हैं तो आपने देख लिया। अब अगली जो हमारी क्लास होगी में हम और जनसंख्या का कुछ टॉपिक बच गया है उसकी बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।